एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन यहाँ फिलहाल हम बहुत डिटेल इसकी नहीं करेंगे। तो ये आपकी थी 22nd इलस्ट्रेशन। उसके बाद जो है हम करेंगे 23rd इलस्ट्रेशन। 23rd इलस्ट्रेशन जो है आपकी, आप देख लीजिए 23rd इलस्ट्रेशन क्या कहती है कि particulars of income and losses of previous year 2018-19 of Mr. Sanjay Bansal are given below. Compute his taxable income for assessment year 2021 if he is a resident, not ordinary resident and non-resident. तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें लॉस भी दिया हुआ है। लॉस वैसे अभी हम यहाँ पर बताना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन लॉस जब होता है तो हम उसको सेट ऑफ कर देते हैं इनकम में से, तो हम लॉस भी लिख लेंगे, इनकम भी लिख लेंगे, तो नेट रिजल्ट जो है फिलहाल आपके पास आ जाएगा। लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है जितना यहाँ पर लग रहा है। कुछ रूल्स और रेगुलेशन में जो है वो सेट ऑफ किया जाता है। तो देखो, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कनाडा, कनाडा में सिचुएटेड है तो इंडिया में तो ये टैक्सेबल होगा। रेजिडेंट के केस में तो ये टैक्सेबल होगा, नॉट ऑर्डिनरली और नॉन रेजिडेंट के केस में ये टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद है मकान संपत्ति से आय। मकान संपत्ति से आय गणना की गई 15,000। हाउस इज सिचुएटेड इन इंडिया, सिचुएटेड इन इंडिया है तो ये किस में टैक्सेबल हो जाएगी, तीनों केसेस में जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद वो कहता है भारत में व्यापार से आय, इंडिया से है बिजनेस इनकम, तो ये भी तीनों केसेस में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल जो है वो हो जाएगी। तीनों केसेस में टैक्सेबल जो है वो हो जाएगी, तीनों ही केसेस में टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद लॉस फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस लॉस है तो ये सिर्फ रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा, नॉट, क्योंकि वहां ही अर्न किया वहीं रिसीव किया। फिर उसके बाद वो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंडियन डिवेंचर्स, इंडियन डिवेंचर्स है तो इट मीन्स ये तीनों केसेस में क्या होंगे, टैक्सेबल जो है वो हो जाएंगे। तीनों केसेस में क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल जो है वो हो जाएंगे। उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया, सैलरी इन इंडिया है तो ये भी तीनों केसेस में टैक्सेबल जो है वो हो जाएगी। और आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल इनकम जो है वो आ जाएगी, टोटल इनकम जो है वो आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 23rd। इलस्ट्रेशन हो गई आपकी 23rd। 23rd के बाद जो आपकी इलस्ट्रेशन है वो है 24th। 24th इलस्ट्रेशन आपकी क्या कहती है, देखो पहले मैं इसको रब कर दूं, तब तक आप देखिए कि क्या है। ध्यान से देखना। 24th इलस्ट्रेशन, महेश रिटर्न टू इंडिया ऑन 1st July 2019 for permanently residing in India for a stay of 18 years. After a stay of 18 years in America, during this period of 18 years he never come to India. तो इसके लिए जो है वो पहले हमें इसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो देखना होगा। वो कब भारत में आया, फर्स्ट टाइम जो है 2019 में परमानेंटली जो है वो आ गया। आफ्टर ए स्टे ऑफ 18 ईयर्स, स्टे ऑफ 18 ईयर्स जो है उसके बाद जो है वो आ गया। तो अब यहाँ देखो आप 1 जुलाई 2019 में आया तो आप दिन काउंट करोगे जुलाई के 1 जुलाई 2019, जुलाई के कितने हो गए, यहाँ आप देख लो जुलाई के कितने हो गए, दिखाई देना चाहिए आपको। 31 अगस्त के कितने हो गए, 31 सितंबर के कितने हो गए, 30 अक्टूबर के, 31 नवंबर के कितने हो गए, 30 दिसंबर के, 31 जनवरी के, 31 फरवरी के, 29 और मार्च के जो है वो 31। तो कुल मिलाकर जो है 275 डेज जो है वो इंडिया में रहा। यानी उसने
बेसिक कंडीशन, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने उसका पहले रेजिडेंशियल स्टेटस काउंट करना है, फिर उसकी इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो उसके 275 डेज इंडिया में जो है वो हो गए। 275 डेज होने पर उसकी बेसिक कंडीशन तो पूरी कर ली कि वो कुल मिलाकर इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा जो है वो इंडिया में रहता है। तो इसलिए बेसिक कंडीशन, लेकिन एडिशनल कंडीशंस, क्योंकि वो 18 साल की स्टे के बाद, लगातार स्टे के बाद पहली बार भारत में आया है, तो परमानेंटली सेटल हो गया। तो लेकिन इस साल जो है अगर हम देखें तो पिछले 10 वर्षों में वो कभी भी 2 वर्ष जो है वो भारत का निवासी नहीं रहा होगा, और 7 वर्षों में भी कुल मिलाकर 730 दिन जो है वो आपका साधारण निवासी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने एडिशनल कंडीशंस जो है वो पूरी नहीं की है। बेसिक कर ली 182 डेज की, लेकिन 10 वर्षों में से 2 वर्ष भारतीय निवासी होना और 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन की कंडीशन जो है वो पूरी नहीं की, इसलिए वो क्या हो जाएगा, भारत में नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है वो हो जाएगा। तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने पर उसकी हमने अब देखना है कि उसकी टैक्सेबल इनकम क्या होगी। ध्यान से देखना। The income for previous year 1920 are as under: income from a company in America 1,60,000 per month. However, he received the salary for the month of June 2018 in India 1,60,000. सैलरी अमेरिका में रिसीव की, वही खर्च की, तो इंडिया में जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन उसने जो है इंडिया में रिसीव की 1,60,000 एक मंथ की, वो टैक्सेबल होगी। लेकिन अभी यहाँ आपको बताना पड़ेगा मुझे कि 40,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एक सैलरी पर्सन को मिलती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसके बारे में कहा जाए या ना कहा जाए, यू हैव टू गिव दिस स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 1,20,000 जो है वो टैक्सेबल होगा। तो उसके बाद रेंट फ्रॉम ए हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी फ्रॉम इंडियन कंपनी फ्रॉम अगस्त 1 लाख अगस्त टू मार्च जो है वो उसने अर्न की 10 लाख रुपया, ये भी भारत में अर्न की है। तो ये क्या हो जाएगी, सारी की सारी टैक्सेबल जो है वो हो जाएगी। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन अमेरिका 60,000 क्रेडिटेड इन बैंक, ये भारत के बाहर अर्न की गई, भारत के बाहर ही रिसीव की गई, तो इसलिए भारत में टैक्सेबल नहीं होगी। फर्स्ट पॉइंट सैलरी का है। सेकेंड पॉइंट जो इंडिया में सैलरी अर्न की 10 लाख, और ये टैक्सेबल जो है वो नहीं होगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट इन सेविंग बैंक अकाउंट 20 इन इंटरेस्ट ऑन हिज बैंक अकाउंट इन अमेरिका 10,000 क्रेडिटेड देयर, ये भी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में। और उसके बाद जो है आपका है इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन सेविंग अकाउंट इन इंडिया 20,000, उसकी रिबेट मिलती है, वो बाद की बात है, बाद में बताऊंगी। उसका डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी इन इंडिया, फॉरेन कंपनी से इंटरेस्ट रिसीव किया 40,000 का, वो टैक्सेबल होगा क्योंकि वो इंडिया में रिसीव किया गया है। तो ये आपका इलस्ट्रेशन था 24। तो ये सारा का सारा मैंने आपको चैप्टर जो है वो पूरा करवा दिया। अब आपने जो है वो बुक्स जो है वो परचेज करनी है, और आपने ये क्वेश्चन है, ये फिलहाल मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है, अभी आपको आता नहीं है। टैक्स अभी बताऊंगी तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो फिलहाल एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, जब हम बाकी कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर था रेजिडेंशियल स्टेटस, इसको मैंने पूरा का पूरा करवा दिया है। आपने पहले इलस्ट्रेशंस करनी है, फिर आपने इसके क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे आप कांटेक्ट करोगे। तो ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार ए पार्ट जो है वो थ्योरी पोर्शन होता है और बी पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल पोर्शन होता है। तो यू हैव टू अटेम्प्ट बोथ द पार्ट्स फॉर ए कंप्लीट क्वेश्चन। तो इसलिए इसको ध्यान से कीजिए, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। आपने ध्यान रखना है कि मेनली तो यही है कि इनकम, एक चीज जरूर होनी चाहिए, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया, और एक्रूड और अराइज इन इंडिया, डीम टू एक्रूड और अराइज इन इंडिया। और जो रेजिडेंट है उस केस में तो आप आंखें मूंद कर कोई भी इनकम जो उसने अर्न की है, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर,
वो आप टैक्सेबल कैटेगरी में जो है वो डाल सकते हो। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में भी सेम है, अर्न इन इंडिया, डीम टू अर्न इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया। लेकिन एक बिजनेस इनकम तभी ऐड होगी अगर उसका कंट्रोल जो है वो भारत में स्थित है। और नॉन रेजिडेंट के केस में जो है वो फॉरेन इनकम्स टैक्सेबल नहीं होंगी जो इंडिया में एक्रू होती हैं। डीम टू एक्रू इन इंडिया है, रिसीव्ड इन इंडिया है, डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया है, सिर्फ वही टैक्सेबल होंगी। और एक इनकम जो पास्ट टैक्स्ड अनटैक्स्ड इनकम जो ब्रॉड टू इंडिया जो बाद में भारत लाई जाती है वो भी वो तीनों में से किसी भी केस में टैक्सेबल जो है वो नहीं होगी, ध्यान रखना है। और यहाँ पर प्रथम प्राप्ति आपने देखनी है। अगर वो अमेरिका में रिसीव की और अमेरिका में ही बैंक में डिपॉजिट करवा दी, अर्न की, वहीं रिसीव कर ली और वो बाद में इंडिया में भेजी गई, तो बाद में इंडिया में भेजने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ रेजिडेंट के केस में जो है वो टैक्सेबल होगी। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ध्यान रखने की है। ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, बार बार मैं कह रही हूँ। ये थर्ड चैप्टर जो है, तीनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो थ्योरी इनकम टैक्स में जो है ड्यू वेटेज इज गिवन टू द थ्योरी पोर्शन, थ्योरी पोर्शन को जो है वो वेटेज दी जाती है। तो आपने करने हैं प्रैक्टिकल भी, मैं सारे इसी तरह इलस्ट्रेशंस आपको करवाती रहूंगी, हम करते रहेंगे। और आपने बुक परचेज करनी है HC मेहरोत्रा की, तो ये बुक जो है बहुत बहुत अच्छी बुक है। तो इसमें से आपने क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट। आपका ये जो है थर्ड चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है मैं आपको करवाऊंगी आप